ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी में हम कंटिन्यू करेंगे विद ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हम कहते हैं उन एपिसोड्स को जिसमें रिकरेंट कंटिन्यूअस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीप, जो कि लीड करता है सिजेशन ऑफ द ब्रीदिंग। सिजेशन ऑफ द ब्रीदिंग का मतलब है एपनिया। ये पेशेंट जो है वो प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पाता, पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसकी ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, यहाँ फिर हमारे पास शैलो ब्रीदिंग एपिसोड विच इज हाइपोपनिया, जो कि लास्ट करता है फॉर अराउंड मोर देन 10 सेकेंड्स। सो ये रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं कि एवरी टाइम जब भी पेशेंट स्लीपिंग की तरफ जाएगा या स्लीपिंग हैबिट की तरफ जाएगा, तो एवरी टाइम पेशेंट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो फील करेगा, जो कि उसे लीड कर सकता है टुवर्ड्स द एपनिया और टुवर्ड्स द hypopnea, which will last for more than 10 seconds. एंड ये क्या करेगा, ये कॉज करेगा इंटरमिटेंट हाइपोक्सीमिया एंड स्लीप फ्रेगमेंटेशन को। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे बात करें, सो पैथोफिजियोलॉजिकल वाइज क्या होता है कि स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीप फेरेंजियल मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू कोलैप्स होता है इनटू द एयरवे, जो कि एयर फ्लो को स्टॉप करता है। द इंडिविजुअल ब्रीफली अवेक्स, जैसे ही एयर फ्लो स्टॉप होता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होती है, फौरन से ही इंडिविजुअल जो इसे एक्सपीरियंस कर रहा है वो फौरन से अवेक हो जाता है टू रीस्टोर एयरवे पेटेंसी। वो कोशिश करता है पेशेंट कि वो दोबारा से डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करे ताकि उसका एयरवे जो है वो ओपन होना शुरू हो। ठीक है, एंड साइकिल रिपीट मल्टीपल टाइम्स पर आवर। रिपीटेड एपिसोड क्या करता है, कॉज करता है इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया को, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी को एंड कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन को। इन कंडीशंस की वजह से पेशेंट को डिसरिथमियाज भी हो सकते हैं अगर प्रॉपरली एयर फ्लो हार्ट तक नहीं जा रहा है, सर्कुलेशन प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पा रही है, कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम शट डाउन हो रहा है, तो डिफरेंट एरिथमियाज भी पेशेंट को हो सकते हैं। कॉजेस की अगर हम बात करें, सो एज सिंपल अगर हमें अंडरस्टैंड करना है, सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है ऑफ द अपर एयरवे ड्यू टू रिलैक्सेशन और एक्सेसिव टिश्यूज। ठीक है, या एक्सेस टिश्यूज की वजह से। डिफरेंट कैटेगरीज में हम कॉजेस को डिवाइड करते हैं, लाइक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और न्यूरोमस्कुलर, लाइफस्टाइल और बिहेवियरल चेंजेस और दूसरी अदर मेडिकल कंडीशंस। अगर स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकल कैटेगरी की अगर हम बात करें, सो अगर पेशेंट के लार्ज टॉन्सिल्स हैं या एडिनोइड ग्लैंड्स हैं, जो बच्चों में काफी ज्यादा कॉमन है, तो इट कैन लीड टू दी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इन लार्ज ट्रंक मैक्रोग्लोसिया, डेविएटेड नेजल सेप्टम और नेजल पॉलिप्स की वजह से हो सकता है। थिक नेक है, शॉर्ट और रेस्क्यूड जॉ है, या ओबेसिटी जिसकी वजह से फैट डिपोजिशन हो रही है, जो कि नैरो कर रहा है आपके पेशेंट के एयरवे को। फंक्शनल एंड न्यूरोमस्कुलर में डिक्रीज फेरेंजियल मसल टोन स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीप, एंड न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स दैट वीकन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस आ सकते हैं, जीबीएस आ सकता है, जो कि पेशेंट में वीक कर देता है अपर एयरवे मसल्स को। लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर में अल्कोहल और सिडेटिव यूज हो सकता है, स्पेशली बिफोर द बेड टाइम, जो कि बहुत ज्यादा रिलैक्स कर सकता है एयरवे मसल को, जो कि फर्दर कोलैप्स कर देगा एयरवे को। स्मोकिंग, अगेन ये एयरवे अपर एयरवे इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, एंड लाइंग डाउन इनटू कंप्लीटली सुपाइन स्लीपिंग पोजीशन, ये भी पेशेंट में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को लीड कर सकती है। अदर मेडिकल कंडीशंस क्या हो सकती है, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, एक्रोमेगैली जिसमें एनलार्ज सॉफ्ट टिश्यूज हो रहे हैं, नेजल कंजेशंस फ्रॉम द एलर्जी और साइनसाइटिस। ये सारी वो कंडीशंस हैं जो पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को कॉज करवा सकती हैं। रिस्क फैक्टर्स की बात करें, सो ओबेसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स जिसमें हमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मिलता है, स्पेशली इफ द बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स इज मोर देन 30। मेल जेंडर में काफी ज्यादा कॉमनली ओएसए जो है वो आइडेंटिफाइड है एज पर द लिटरेचर रिव्यू।
और जिनकी एज 50 से ज़्यादा होती है उनमें हमें काफ़ी कॉमनली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आइडेंटिफाइड होता है बिकॉज़ ऑफ दी मल्टीपल कॉजेटिव फैक्टर। या तो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं या तो एटियोलॉजिकली वाइज जो है अगर पेशेंट डीजेनरेटिव चेंजेस की तरफ जा रहा है या कोई लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या इश्यूज हैं या मेडिकल कंडीशन है जो कि लीड कर सकती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को। पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन नॉट इन द एचआरटी, सो ये भी लीड कर सकता है with the obstructive sleep apnea episode. यूज ऑफ द सेडेटिव एंड द नारकोटिक्स ये भी लीड कर सकता है पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें, सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारे पास आती हैं जब भी पेशेंट स्लीप एपनिया को एक्सपीरियंस करता है। सो इसमें हमारे पास आते हैं कि लाउड या क्रॉनिक स्नोरिंग, बहुत जोर जोर से हम जिसे पेशेंट काफी स्नोर करेगा। विटनेस एपनिया एपिसोड, आपने या उसकी फैमिली मेंबर्स ने या गार्डियन ने जो भी उनके साथ है उन्होंने विटनेस किया होगा फैमिली एपनिया एपिसोड्स को। एंड गैस्पिंग और चोकिंग ड्यूरिंग द स्लीप, मॉर्निंग हेडेक्स बिकॉज ऑफ दिस हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पा रही है बॉडी के अंदर, सो ये लीड कर रही है हाइपोक्सिया को। डे टाइम स्लीपीनेस, पेशेंट रात में प्रॉपरली नहीं सो पा रहा तो उसका जो बाकी का पूरा दिन है उन उस ड्यूरेशन के अंदर पेशेंट विल हैविंग द डे टाइम स्लीपीनेस, फटीग एंड पुअर कंसंट्रेशन, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन हो सकता है पेशेंट को, हाइपरटेंशन या फिर कार्डियक एरिथमियास। सो कुछ हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं डायग्नोसिस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। The first one is the polysomnography, which is the sleep study, and ये one of the gold standard procedure है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं रिगार्डिंग द ओएसए, जिसमें हम पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं एंड मॉनिटर करते हैं मल्टीपल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीप। और जो इसका प्रोसीजर है ये कंडक्ट होता है ओवरनाइट इन द स्लीप लेबोरेटरी या फिर जो है घर पे कंडक्ट होता है स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीपिंग आवर्स। पेशेंट को जो है कुछ सेंसर्स जो है वो कनेक्ट किए जाते हैं ताकि पेशेंट में कुछ मॉनिटरिंग हम कर सकें। फॉर एग्जांपल ईईजी कनेक्टेड होती है ताकि आप ब्रेन वेव्स देख सकें स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीप स्टेजेस। ईओजी विच इज इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राम, जिसमें आप आई मूवमेंट्स को देखते हैं। ईएमजी में आप पेशेंट की मसल टोन को देखते हैं। ईसीजी में आप हार्ट रिदम को देखते हैं। एयर फ्लो सेंसर्स जिसमें आप मेजर करते हैं नेजल एंड ओरल एयर फ्लो को। थोरैसिक एंड एब्डोमिनल मूवमेंट बेल्ट जिसमें आप डिटेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। पल्स ऑक्सीमेट्री जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशंस को। एंड माइक्रोफोन ताकि हम डिटेक्ट कर सकें पेशेंट की स्नोरिंग को। सो ये डिफरेंट सेंसर्स जो है वो पेशेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं एंड देन इनकी फाइंडिंग के बेसिस पे, चेंजेस के बेसिस पे हम पेशेंट में स्लीप एपनिया के एपिसोड जब जब अकर्ड हो रहे होते हैं तब हम इन सेंसर्स के मूवमेंट से जो एपनिया की कॉज की वजह से जो इनसेंसरी मूवमेंट कॉज होती है हम उन्हें मॉनिटर कर रहे होते हैं। सो नर्सिंग कंसिडरेशन क्या हो सकती है? सबसे पहले हमें बिफोर द प्रोसीजर पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट करना है कि दे नीड टू अवॉइड कैफीन एंड अल्कोहल, ताकि किसी भी तरह के फॉल्स नेगेटिव प्रोटोकॉल्स या हमारे पास एवेल्यूएशंस जो है वो हमें आइडेंटिफाइड ना हो। Usual medications may be continued until unless it is contraindicated. So जो patients की medications हैं हम उसे continue रखेंगे, but discuss with the healthcare professionals. हमें पहले healthcare professional से discuss करना जरूरी है। Reassure the patient that the test is non-invasive. Patient को ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये non-invasive है, ये टेस्ट करने से कोई भी पेशेंट को हार्म नहीं होगा। Explain that the result will determine apnea hypopnea index AHI and oxygen desaturations level. So ये हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि ये हमें बताएगा कि पर आवर कितने एपनिया के एपिसोड्स हो रहे हैं और उसके बेसिस पे माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी के अंदर पेशेंट को डायग्नोस करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट डायग्नोसिस हम पेशेंट की ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स को स्टार्ट करेंगे।
Other diagnostic tests you can include overnight oximetry for the screening. So आप पेशेंट को ऑक्सीमेट्री लगा सकते हैं ओवरनाइट, ताकि हम पेशेंट में स्क्रीनिंग कर सकें कि कब कब जब जब पेशेंट को एपनिया के एपिसोड्स हो रहे हैं, एट दैट मोमेंट पेशेंट में कितना ड्रॉप हो रहा है सैचुरेशन का. And then evaluate the AHI, which is apnea hypopnea index, जो हम पॉलीसोमोनोग्राफी में भी कर रहे हैं. So ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. माइल्ड में क्या होता है हमारे पास कि विद इन एन आवर द पेशेंट विल बी हैविंग 5 to 15 एपिसोड्स. मॉडरेट में 15 to 30 एपिसोड्स पर आवर एंड सीवियर में मोर देन 30 एपिसोड्स पर आवर पेशेंट में हमें आइडेंटिफाइड होता है. अगर माइल्ड में हमारे पास 5 to 15 एपिसोड्स पर आवर है, तो इट इज नोन एज द ओकेजनल एपनिया एपिसोड्स, एंड ये कॉज कर सकता है माइल्ड डे टाइम स्लीपीनेस को. मॉडरेट में 15 to 30 पर आवर एपिसोड्स हैं, तो ये फ्रीक्वेंट एपिसोड्स हैं एंड ये मॉडरेट डे टाइम फटीग को इंड्यूस कर सकता है. एंड सीवियर में मोर देन 30 पर आवर है, सो अगेन ये मार स्लीप डिस्टर्बन कॉज करेगा, जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा हाई रिस्क होगा फॉर दी कार्डियोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस. सो अगर हम नर्सिंग इंटरवेंशंस की बात करें, सो व्हाट आर दी नर्सिंग इंटरवेंशंस. सो नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर प्रायोरिटी हमेशा जब भी हम रेस्पिरेटरी की खास तौर पे बात करेंगे, सो आर प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी ए बी सी. सो ए में हमारे पास हमेशा आता है एयरवे. सो हमें सबसे पहले पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करने के लिए आप या तो सी पैप अप्लाई कर सकते हैं या आप बाई पैप अप्लाई कर सकते हैं एट द नाइट टाइम जब भी स्लीपिंग आवर है, ताकि हम पेशेंट को प्रॉपरली या तो कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर प्रोवाइड करें या बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो है हम पेशेंट में प्रोवाइड करें. चाहे आप सी पैप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप बाई पैप अप्लाई कर रहे हैं, यू ऑलवेज नीड टू मेक श्योर कि हमेशा जो भी मास्क आपने अप्लाई किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स टू बी एज अप्रोप्रिएट, ठीक है, और सील्ड प्रॉपरली होना जरूरी है. अदरवाइज मशीन भी एयर लीक बता देती है, तो हमें जितना वहां पे एयर लीक फेस मास्क के थ्रू ही मोस्ट ऑफ द टाइम हो रही होती है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें फेशियल मास्क इतना प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से बाईपैप की कुछ सराउंडिंग स्पेशली जॉ साइड और चीक के दरमियान का जो स्पेस है, वहां से मोस्ट ऑफ द टाइम एयर कंटिन्यूसली लीक हो रही होती है. अगर आपने क्लिनिकल एरिया में इस तरह के पेशेंट्स को देखा है, तो माइट बी यू हैव एक्सपीरियंस दिस कंडीशन. सो वी नीड टू ऑलवेज मेक श्योर कि हम प्रॉपर टाइट मास्क सील को इंश्योर करें. CPAP is known as the continuous positive airway pressure. So CPAP का काम क्या होता है कि ये एक कांस्टेंट पॉजिटिव प्रेशर जो है वो डिलीवर करता है थ्रू आउट दी रेस्पिरेटरी साइकिल, और ये हम हेल्प करता है टू कीप द एयरवे ओपन और प्रिवेंट करता है फ्रॉम दी कोलैप्स. एंड मास्क टाइट सील को हमें इंश्योर करना जरूरी है. एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, चाहे बाईपैप हो या सी पैप हो, हमें स्किन ब्रेक डाउन स्पेशली ऑन दी फेस में बिटवीन द आईलेट्स या नेजल सेप्टम में अपर पार्ट की तरफ एंड टुवर्ड्स दी मास्क साइड चीक साइड पे हमें स्किन ब्रेक डाउन को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड पेशेंट को डेली मास्क क्लीनिंग के बारे में बताना जरूरी है. एंड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजनेशन को प्रिवेंट यूज करना जरूरी है along with the BiPAP and the CPAP to prevent any sort of the dryness. BiPAP is known as the bilevel positive airway pressure. So two levels होते हैं BiPAP में हमारे पास, IPAP and EPAP. IPAP is inspiratory positive airway pressure and EPAP is expiratory positive airway pressure. So IPAP असिस्ट करता है ड्यूरिंग द इनहेलेशन और EPAP असिस्ट करता है, एयरवे को ओपन रखता है ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन. सो अगर पेशेंट CPAP टॉलरेट नहीं कर पाता, तो फिर हम पेशेंट में हाइपोवेंटिलेशन और हाइपरकार्पनिया को अवॉइड करने के लिए फिर बाईपैप को यूज करते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाईपैप एंड दी CPAP. बट द टीचिंग इज द सेम. दोनों में हमें मास सील को टाइटली इंश्योर करना है एंड स्किन ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करना है.
The second intervention you need to reduce the obstruction. So first of all हमें cause को identify करना बहुत ज़रूरी है. अगर पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्शन इज बिकॉज ऑफ दी ओबेसिटी, सो आपको प्रमोट करना है पेशेंट में वेट लॉस को. अदरवाइज अगर ओबेसिटी है और आप, ऐसा तो नहीं है कि आज आपने पेशेंट को टीचिंग दी और कल से पेशेंट अपना 10 to 5 kg वेट लॉस कर देगा. So during that episode, you need to guide them कि they need to position on the side, they need to avoid supine, complete supine position, and hypoxemia को prevent करने के लिए they need to monitor their saturation and avoid sedative, especially before the sleep. प्रमोट करना है वेट लॉस को, सो हम पेशेंट में डाइट टीचिंग देंगे, एक्सरसाइज काउंसलिंग करेंगे, एंड अवॉइड अल्कोहल, स्लीपिंग पिल्स, एंड इंश्योर CPAP compliances. So important priority reminders for the exam. अगर पेशेंट पोस्ट ऑप है या सिडेटेड है, सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए हमें पेशेंट को ऑलवेज मॉनिटर करना है बिकॉज इट कैन लीड टुवर्ड्स द एयरवे रिस्क बिकॉज मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रही है. So continuous oxygen saturation monitoring is required. And do not give additional opioids or benzodiazepine because ये मसल रिलैक्स करके पेशेंट को फर्दर स्लीप एपनिया की तरफ लेकर जा सकती है. The second topic is the pleural effusion, pleural or pulmonary effusion. So it is the abnormal accumulation of the fluids into the pleural spaces. तो इसे हम कहते हैं pleural effusion. और ये pleural space जो होती है वो between the visceral and the parietal pleura होती है, जो कि problem lead कर सकता है towards the lung compression, lung expansion, and lead करेगा towards the impaired gas exchange. सो अगर हम पैथोफिजियोलॉजिकल वाइज बात करें, सो नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड बैलेंस मेंटेन्ड होता है बाय दी हाइड्रोस्टैटिक, ऑनकोटिक एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज. और जब फ्लूइड फॉर्मेशन होती है, सो ये डेवलप करता है टुवर्ड्स दी इफ्यूजन्स. अगर फ्लूइड फ्लूइड प्रॉपर्ली रिमूव नहीं हो पा रहा, सो ये लीड करेगा टुवर्ड्स दी प्लूरल इफ्यूजन को. तो कॉजेस की अगर हम बात करें, सो प्लूरल इफ्यूजन जो है वो टाइप ऑफ द फ्लूइड्स के बेसिस पे डिफाइंड होती हैं, एंड उसके कॉजेस उसके अकॉर्डिंगली डिफाइंड होते हैं. सो फर्स्ट वन इज द ट्रांसड्यूडेटिव इफ्यूजन. ट्रांसड्यूडेटिव इफ्यूजन क्या होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द सिस्टमिक फैक्टर सच एज कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है या ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमें मोस्ट कॉमनली नजर आता है इनटू द हार्ट फेलियर या लिवर सिरोसिस के पेशेंट में, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसमें प्रोटीन कम है, या हाइपोएल्बुमिनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ये वो सारी कंडीशन है जिसमें हमें ट्रांस सुडेटिव इफ्यूजन जो है वो सबसे ज्यादा मिलती है. एक्सुडेटिव इफ्यूजन लोकल इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या जिसमें कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है या लिम्फेटिक ड्रेनेज डिक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल नमूनिया है, जो ट्यूबरक्लोसिस है, लंग कैंसर है, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, पैनक्रेटाइटिस है, या ऑटो इम्यून डिजीज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस या सिस्टमिक ल्यूपस है. हीमोथोरिक्स, ब्लड इन द प्लूरल स्पेसेस. सो अगेन ये बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा हो सकता है, चेस्ट इंजरी, लंग कैंसर या रप्चर्ड वेसल्स की वजह से. क्लायरोथोरिक्स विच इज द लिम्फेटिक फ्लूइड क्लाई इन द प्लूरल स्पेसेस. सो ये हो सकता है बिकॉज ऑफ दी थोरेसिक डक्ट इंजरी की वजह से या मैलिग्नेंसी की वजह से. एंड एम्पाइमा विच इज अ प्लूरिटन फ्लूइड इन्फेक्शन जो कि कॉम्प्लिकेटेड नमोनिया में होता है, यहाँ पे लंग एब्सिस में होता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें, सो ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ द प्लूरल एफ्यूजन पेशेंट को डिस्पनिया हो सकता है, ऑर्थोपनिया हो सकता है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन विच विल बी शार्प वर्स विद द इंस्पिरेशन, एंड ड्राई कफ हो सकती है पेशेंट को, डिमिनिश्ड या एक डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स ऑन द अफेक्टेड एरिया. डलनेस मिलेगी जब हम परकस करेंगे पेशेंट को, decreased tactile firmness, asymmetrical chest expansion, and friction rub हमें मिलेगा, pleural friction rub if inflammation is present. Diagnosis is a very common one. चेस्ट एक्सरे हम करवाते हैं एज अ प्रायोरिटी वन, जिसमें हम फ्लूइड लेवल को इजीली विजुअलाइज कर लेते हैं. अल्ट्रासाउंड करते हैं करवाते हैं पेशेंट की, जिसमें हम
small या loculated volume of the effusions को हम आइडेंटिफाई करते हैं इन द डिटेल. सीटी स्कैन अंडरलाइनिंग कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेल विजुअल एग्जामिनेशंस के लिए. थोरासिंथेसिस इज द डायग्नोस्टिक एज वेल एज द थेराप्यूटिक मैनेजमेंट, जिसमें हम नीडल इंसर्ट करते हैं इनटू द प्लूरल स्पेसेस एंड रिमूव करते हैं फ्लूइड फॉर द एनालिसिस एंड द रिलीफ ऑफ द डिस्पनिया. सो प्री प्रोसीजर हम क्या करेंगे, ऑलवेज हम पेशेंट से कंसर्न लेंगे एंड पोजीशन करेंगे इन द सिटिंग अपराइट लीनिंग ओवर द बेड साइड टेबल एंड बेसलाइन वाइटल साइंस एंड O2 सैचुरेशंस को हम इसमें मॉनिटर करेंगे. पोस्ट ऑप में थोड़ा सिंथेसिस में स्टेराइल ड्रेसिंग को हमें मेक श्योर करना है. चेस्ट एक्सरे पेशेंट में चेक करना है ताकि हम ये देख सकें कि आइडेंटिफाई कर सकेंगे पेशेंट में कहीं टेंशन नीमोथोरिक्स या नीमोथोरिक्स तो कॉज नहीं हो रहा एंड ब्लीडिंग या इन्फेक्शन तो कॉज नहीं हो रहा, ट्यूब अपनी जगह पे प्रॉपर्ली प्लेस्ड है. सो हम पेशेंट में फिर थोड़ा सिंथेसिस को कंफर्म करते हैं. आफ्टर थोरासिंथेसिस जैसे ही हम पेशेंट में ट्रैप्ड एयर या ब्लड या जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है हम उसे रिमूव करते हैं, तो उसके बाद हम पेशेंट में फिर चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करके कंटिन्यूस ड्रेनेज पे आइदर ऑन दी सक्शन और आइदर ऑन दी ग्रेविटी एज पर दी पेशेंट इफ्यूजन हम फिर उसको मॉनिटर करते हैं. अलॉन्ग विद दिस हम प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस करेंगे जिसमें हम प्रोटीन, एलडीएच, ग्लूकोज, साइटोलॉजिकल एंड ग्राम स्टेनिंग स्टडीज को करवाते हैं ताकि हम फर्दर डिटेल्ड एग्जामिनेशन के थ्रू या इन्फेक्शन मार्कर के थ्रू पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकें. So nursing interventions क्या होंगे for the pleural effusion? The first one is कि we need to relieve dyspnea and improve oxygenation. So हम उसके लिए क्या करेंगे? We will administer O2. We will place the client in high Fowler position. We need to remove the fluid. So हम assist करेंगे with thoracosynthesis और manage the chest tube. Prevent करना है patient को from the complications. So monitor for the pneumothorax, infection and re-expansion edema. एंड मैनेज करना है पेशेंट को फॉर द पेन. सो हम एनाल्जेसिक देंगे, इनकरेज करेंगे स्प्लिंटिंग ड्यूरिंग द कफिंग एंड प्रमोट करना है लंग एक्सपेंशन को. सो वी विल इनकरेज इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड एड्रेस करना है अंडरलाइनिंग कॉज को, सच एस अगर कोई हार्ट फेलियर के साथ है, कोई इन्फेक्शन के साथ है, मैलिग्नेंसी के साथ है, तो हम उसके बेसिस पे हम पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट करेंगे. So priority reminders क्या है हमारे पास for the pleural effusion. So before thoracentesis, position is the key. So position in the upright, leaning over the table and monitor करना है vital signs and O2 saturation को. And thoracentesis में pneumothorax हो सकता है, tension pneumothorax. So हमें patient में इस complication को prevent करना है. During the procedure, instruct करना है to remain still or and avoid deep breathing or coughing. आफ्टर में अप्लाई करना है ड्रेसिंग को, मॉनिटर करना है फॉर दी सडन डिस्पनिया को, डिमिनिश ब्रेथ साउंड्स एंड हाइपोटेंशन एंड दी नीमोथोरिक्स. तो हमें पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है. रिमूव करना है फ्लूइड्स को स्लोली 100,000 ml per time to prevent any pulmonary edema and document करना है color, amount and characteristics of the fluid जो भी हम drain कर रहे हैं. So any question? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am.